स्वागत है। मेरे सामने एक Xiaomi 14T है और आज मैं आपको इस डिवाइस पर करने के लिए कुछ ट्विक्स और ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करने के लिए चलिए अपनी सेटिंग्स खोलते हैं और मैं उन चीज़ों की सूची के नीचे जाना शुरू करने वाला हूँ जो मुझे दिलचस्प लगती हैं। हमारे पास नोटिफिकेशन और स्टेटस बार है। डिफ़ॉल्ट रूप से Xiaomi में ऐसा कुछ है जहाँ वे आपको केवल एक नोटिफिकेशन आइकन देते हैं और फिर 3 डॉट्स जो सभी 2 अलग अलग तरह के होते हैं। मैं इसे 3 तक बढ़ा सकता हूँ जो एंड्रॉयड के लिए डिफ़ॉल्ट है, या आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। मुझे लगता है कि या तो कुछ नहीं या 3 ही सही विकल्प हैं, क्योंकि एक तो बस थोड़ा बहुत कम है। और हाँ, खैर, अब आपके पास जो भी हो, जैसे कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी अगर आप उन्हें नीचे की ओर स्वाइप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। हमारे पास बैटरी इंडिकेटर है और यहाँ आप चुन सकते हैं कि बैटरी कैसे प्रदर्शित होगी। तो हमारे पास बस बैटरी है, बैटरी जिसमें प्रतिशत अंदर है जो डिफ़ॉल्ट है, या हर के साथ ये बैटरी प्रतिशत फ़ॉन्ट को भी बढ़ा देगा, इसलिए यह थोड़ा अधिक स्पष्ट होगा। अब यहाँ भी हमारे पास होना चाहिए, नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास नहीं है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं होम स्क्रीन पर जाऊँगा और यहाँ हमारे पास कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं। तो हमारे पास होम स्क्रीन है जिसमें 3 अलग अलग मोड शामिल हैं, क्लासिक, और लाइट मोड। मैंने सेटअप प्रक्रिया के दौरान पहले ही चयन कर लिया था कि मैं ड्रॉअर मोड चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने बस उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके पास सबसे अधिक संभावना क्लासिक मोड सक्षम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐप्स आपको ऊपर स्वाइप करके उपलब्ध हों तो ऐसा, जो काफ़ी अच्छा है क्योंकि Xiaomi के पास यहाँ श्रेणियाँ भी हैं। आप सबसे अधिक संभावना ड्रॉअर मोड का उपयोग करना चाहेंगे, या बुज़ुर्ग लोगों के लिए, अभी क्या हुआ, बुज़ुर्ग लोगों के लिए आप लाइट मोड का उपयोग कर सकते हैं। यह आइकनों के आकार को बढ़ाता है, एक ही पृष्ठ पर कितने दिखाई देते हैं उसे कम करता है और बस उन्हें थोड़ा अधिक सुलभ बनाता है। अब वापस चलते हैं हमारे, मुझे नहीं पता कि ये क्यों रिफ़्रेश हुआ, लेकिन वापस चलते हैं हमारे छोटे बाद में। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास यहाँ कोई अलग यूज़र इंटरफेस नहीं है। ज़्यादातर एप्लीकेशन जो डाउनलोड और इंस्टॉल के लिए तैयार हैं, उन्हें स्वचालित रूप से इन श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया जाएगा, और उनके बहुत सारे हैं। ये काफ़ी अच्छा है। और हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि इसे व्यवस्थित करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा और आपको इसे मैन्युअल रूप से व्यवस्थित करना होगा। लेकिन हमारे पास सेटिंग्स में जाने का विकल्प है और यहाँ हम श्रेणियों को प्रबंधित कर सकते हैं, और हम यहाँ पहले से जोड़े गए आइटम्स को हटा सकते हैं और अब हम कस्टम आइटम बना सकते हैं। कस्टम आइटम बनाने के लिए आपको इनमें ऑप्स जोड़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन यह आपको यह करने की अनुमति देगा, उदाहरण के लिए श्रेणी के नाम को छोटा करना, जिसका मतलब है कि आपके पास यहाँ लाइन पर अधिक श्रेणियाँ दिखाई देंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, संचार और मनोरंजन लगभग पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं, सब कुछ। और फिर आपके पास चारों ओर बहुत सारी अन्य श्रेणियाँ हैं। तो अगर आप इसे 1 या 2 अक्षरों में छोटा कर दें तो आपके पास एक बार में अधिक श्रेणियाँ दिखाई देंगी, और इसलिए आपके लिए उनके बीच स्विच करना थोड़ा तेज़ होगा। और वहाँ से आप जो भी चुनते हैं, ये स्पष्ट रूप से आपको इस विशेष श्रेणी के ऐप्स दिखाता है। तो यह एक काफ़ी अच्छा विकल्प है, कम से कम वे इसे बहुत उपयोगी पाते हैं। मुझे श्रेणियाँ वास्तव में पसंद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे पसंद करूँगा। अगर शायद यह एक आइकन की तरह होता तो इसे चुनना बहुत आसान होता, और ये कम जगह लेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि मेरे फ़ोन पर है, बस इसे दिखाने के लिए। तो मैं स्मार्ट लॉन्चर का उपयोग कर रहा हूँ और इसमें नीचे आइकन के रूप में श्रेणियाँ हैं और मैं बस उनके बीच स्विच कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। मुझे श्रेणियाँ वास्तव में पसंद हैं। ये एप्लीकेशन ढूंढना बहुत आसान बना देता है, पूरी सूची के माध्यम से जाने के बजाय। और स्पष्ट रूप से ये सिर्फ स्टॉक एप्लीकेशन है और ये पहले से ही एक स्क्रॉल करने योग्य सूची है। अगर आप ऐप्स इंस्टॉल करना शुरू करते हैं तो यहाँ बहुत अधिक एप्लीकेशन जैसे दिखाई देंगे। अब सेटिंग्स में वापस चलते हैं और होम स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या कुछ और है। वहाँ है, हमारे पास सिस्टम नेविगेशन है। अब आपके पास 2 मोड हैं। आपके पास एक बटन है जो डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम होगा, और आपके पास इशारे हैं जिन्हें आप यहाँ चुन सकते हैं, और मूल रूप से आपको एनिमेशन देता है कि आप इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और उन्हें सभी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आपके पास नीचे ग्रे बार को छिपाने का विकल्प भी है। ईमानदारी से कहूँ तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है,
ये सिर्फ एक संकेतक के रूप में है ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ ऊपर स्वाइप करना है, लेकिन इसके बिना ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए हम वापस जाएंगे। वास्तव में यहाँ एक और चीज़ है जो होम स्क्रीन लेआउट है। तो आप ऐप्स की संख्या बढ़ा सकते हैं जो हमारे पास हैं। तो अधिकतर पंक्तियों की तरफ क्या ये 4x6 है या 5x6? तो अगर आप 5x6 करते हैं तो देख सकते हैं कि इन कॉलम में हमारे पास 2 और ऐप्स के लिए एक खाली जगह है। तो हाँ, अब आगे बढ़ते हुए चलिए डिस्प्ले और ब्राइटनेस पे चलते हैं, जहाँ हमारे पास लाइट और डार्क मोड है। आपको दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी है तकनीकी रूप से। डार्क मोड पर स्विच करने के लिए आप या तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक या एक कस्टम टाइमर पर चयन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कुछ विशेष ऐप्स को भी चुन सकते हैं जो डार्क मोड से प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास रंग योजना है, और यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग रंग मोड हैं। जो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ सक्षम है वह मूल है। कलर प्रो वह है जो सभी रंगों में सबसे वास्तविक और सबसे संतुलित होगा, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि अधिकांश निर्माता अपने रंग पैलेट को सबसे जीवंत बनाते हैं ताकि यह स्टोर में खड़ा हो सके उपकरणों की लाइन से बाहर। लेकिन हम इस बारे में परवाह नहीं करता। वे आपको वह रंग दे रहे हैं जो आपको सबसे सटीक रंग देना चाहिए, लेकिन आप इसे उदाहरण के लिए जीवंत, संतृप्त और इसी तरह बना सकते हैं। और आप इसे कुछ हद तक देख सकते हैं कैसे। उदाहरण के लिए गुलाबी रंग के प्रकार बदल रहे हैं, और साथ ही नारंगी और लाल रंग भी। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। मुझे मूल पसंद है तो मैं उसी के साथ रहूँगा और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ हमारे पास कुछ अतिरिक्त विकल्प हैं, जैसे रिफ़्रेश रेट। तो हमारे पास हाई या डिफ़ॉल्ट है, जैसा कि इसे कहा जाता है, और डिफ़ॉल्ट 144 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट का उपयोग करता है, और इसे 60 या उससे भी कम, शायद 10 तक गिरा देता है। तो ये वास्तव में स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह आपको दोनों दुनिया का सबसे अच्छा देता है। लेकिन आप कुछ रिफ़्रेश रेट को मैन्युअल रूप से भी चुन सकते हैं, और अगर आप 140 और 60 के बीच ज़्यादा अंतर नहीं देखते हैं तो यह 60 होगा, और मेरे लिए यह थोड़ा चॉपी लगता है। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं तो मैं 60 के साथ जाने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि इससे आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। अगर आप उच्च रिफ़्रेश रेट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि आप अंतर देखते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वाला ही उपयोग करें, क्योंकि जब आपको उच्च रिफ़्रेश रेट की आवश्यकता नहीं होती है तो ये आपको कम फ्रेम रेट के साथ भी लाभ देता है, जिससे आपकी बैटरी लाइफ बनी रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास AI इमेज इंजन है, और यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारे पास सुपर रिजोल्यूशन है जो एक छवि के रिजोल्यूशन को बढ़ाता है। तो अगर आपके पास एक ख़राब वाला है, शायद जैसे 720p, यह इसे अपस्केल करने की कोशिश करता है ताकि आपको एक बेहतर दिखने वाली छवि मिले जिसमें अधिक पिक्सल हों और यह तेज़ दिखे। इससे छवि पर कुछ आर्टिफैक्टिंग हो सकती है, इसलिए अगर आप कुछ काले क्षेत्रों या किसी ऐसी चीज़ को देखने के लिए प्रवृत्त हैं जो बस सही नहीं लगती, ये सबसे अधिक संभावना सुपर रिजोल्यूशन के कारण होगा। और अगर ये आपको परेशान करता है तो आप इसे बस बंद कर सकते हैं। अगले पर चलते हैं। ये AI HDR संवर्धन है, और ये बस नॉन HDR सामग्री पर एक नकली HDR लागू करने की कोशिश करता है। तो अगर ये मानक डायनामिक रेंज है तो ये उच्च डायनामिक रेंज को नकली बनाएगा, और कुछ उज्ज्वल क्षेत्रों को सामान्य मानक डायनामिक रेंज पर होने की तुलना में अधिक उज्ज्वल दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये इसे नकली बनाने की कोशिश करता है, और शायद एक अर्थपूर्ण या निरर्थक अपग्रेड। शायद इस पर निर्भर करता है कि यह किस सामग्री को नकली बनाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप इसे उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ AI इमेज इंजन में अधिकांश विकल्प आपके फ़ोन की बैटरी का अधिक उपयोग करेंगे, तो इसे भी ध्यान में रखें, लेकिन यह अत्यधिक अधिक नहीं होना चाहिए। आखिरी चीज़ MEMC होगी, जो मूल रूप से एक फ्रेम इंटरपोलेशन है। यह फुटेज में अतिरिक्त फ्रेम जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यह डिफ़ॉल्ट है, जो कुछ कटापटा सा दिखता है, और फिर यहाँ दूसरा है जो बस बैटरी स्मूथ दिखता है। यह एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। हालांकि यह फिल्मों को देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प नहीं हो सकता। फिल्में 23 फ्रेम प्रति सेकंड पर चलाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। कम से कम यही है जो निर्देशकों ने इसे बनाने का इरादा किया था। और जब ये एक्शन फिल्मों की बात आती है, या यहाँ तक कि साई-फाई फिल्में, शायद कुछ मार्वल उदाहरण के रूप में, इस तरह के विकल्प साथ वे बहुत नकली लगने लग सकते हैं। अतिरिक्त फ्रेम के बारे में कुछ, इसे और अधिक स्मूथ बनाना और हर जगह CGI होना बस CGI को एक उभरे हुए अंगूठे की तरह खड़ा कर देता है। तो
शायद आप इसे उन फिल्मों के साथ उपयोग नहीं करना चाहेंगे जो बस या तो एक्शन या CGI आधारित हैं, क्योंकि एक्शन बस थोड़ा सा पॉपरिश लगेगा, CGI नकली लगेगा। इसके अलावा अन्य सामग्री के लिए जैसे YouTube और ऐसी चीज़ें, यह एक अर्थपूर्ण कार्यान्वयन होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कितनी दूर तक जाता है। ये निर्दिष्ट नहीं करता कि ये 60 या 20 हर्ट्ज़ या 144 पर जाएगा जैसा कि ये डिस्प्ले कर सकता है। तो कुछ ऐसा है जिसे आप देखना चाह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको कुछ क्षेत्रों में बेहतर इमेज की चिकनाई दे सकता है। और अगर ये भी जाने वाला है, गेम्स के साथ जाएं, जो मुझे नहीं लगता कि ये होगा। इसके साथ ये और भी बेहतर होता। तो खैर ही मैट्रिक्स आपको दिखाना चाहता था, उनका समापन होता है। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।